सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का आगे का प्रकरण न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों की भूमिका, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि कैसे इस आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाएं होती हैं, और इसे हमने शांति और श्रीमती शिंदे की कहानी के द्वारा समझा था कि पुलिस की क्या भूमिका होती है। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था कि श्रीमती शिंदे के घर चोरी होती है और वो इस हार की चोरी का झूठा इल्ज़ाम अपनी घरेलू नौकर शांति पर लगाती है, और कैसे उन्हें 1 साल तक जेल में रहना पड़ता है। और इस तरह से एक लंबी कहानी थी ये, हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसे पढ़ा था। और फिर 1 साल के बाद इसे चोरी के इल्ज़ाम से बरी कर दिया जाता है। तब हमने इस कहानी के आधार पर ये देखा था कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश ऐसे कई अधिकारी थे, और ये चारों अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इनमें से हमने पुलिस की भूमिका के बारे में पढ़ा था कि पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अपराध के बारे में जो शिकायत होती है उसकी जांच करना, फिर गवाहों के बयान लेना, सबूत इकट्ठे करना, और फिर इन सबूतों के आधार पर अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि वो आरोपी है, उसका दोष साबित होता है, तब पुलिस अदालत में आरोप पत्र एक दाखिल करती है। और कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं, इसका तय करना या ये तय करने का काम पुलिस का नहीं होता, ये काम होता है न्यायाधीश का, यानी जज का। लेकिन जो पुलिस है वो भी कानून के शासन के अंतर्गत ही आती है, तो इसीलिए पुलिस को हमेशा कानून के अनुसार और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। और इसी के लिए पुलिस के लिए भी कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं, जो कि D.K. बसु दिशा निर्देश कहे जाते हैं। और हमने इन दिशा निर्देशों के बारे में भी पढ़ा था कि पुलिस जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं रखती है, और किसी भी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस कोई भी सज़ा नहीं दे सकती है। उसके लिए चार्जशीट तैयार करनी पड़ती है पुलिस को, और फिर वो अदालत में जाती है और वहाँ उसके ऊपर केस चलता है, और अगर आरोप साबित होते हैं तब न्यायाधीश उसे सज़ा दे सकते हैं। और ये D.K. बसु दिशा निर्देशों के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे कि सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। देखिए, किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है, यानी कोई भी अपराध होता है वो केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था, इसीलिए उस मुकदमे को राज्य यानी दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। देखो, हमने पिछले वाले अध्याय में पढ़ा था कि कैसे लक्ष्मण कुमार की पत्नी उसे जिंदा जला दिया जाता है, तब उस मुकदमे का नाम लक्ष्मण कुमार बनाम सुधा गोयल ना रखकर राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया। बिल्कुल इसी तरह ही शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राहम ना देकर राज्य बनाम शांति हेम्ब्राहम के नाम से जाना जा सकता है। तो अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है, क्योंकि राज्य की तरफ से जो केस चल रहा है उसमें सरकारी वकील है वो राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है, यानी इससे पहले की जो भूमिका है वो सारी पुलिस की होती है। जब अदालत में आरोप पत्र दाखिल होता है
उसके बाद सरकारी वकील की भूमिका शुरू होती है। और सरकारी वकील की इस जांच में कोई भी भूमिका नहीं होती। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है और न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी ये जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। इसके बाद देखिए कि न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सज़ा भी दी जा सकती है। तो इस तरह से देखिए कि न्यायाधीश की भूमिका होती है कि अगर उसके आरोपी के खिलाफ़ जो सबूत हैं वो उसके खिलाफ़ होते हैं और वो सही पाए जाते हैं, तभी उसी व्यक्ति को सज़ा दी जाती है। तो यहाँ देखिए एक प्रश्न है कि सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे में क्या कहा था। तो देखो, न्यायाधीश ने कहा था शांति से कि शांति, आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है और जो आपके 10,000 रुपये आपसे बरामद किए थे वो आपको वापस लौटाए जा रहे हैं। और साथ में न्यायाधीश ने सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही की तरफ ख़ास तौर से ध्यान दिया कि जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। तो ये देखिए कि इस तरह से अलग अलग लोगों की भूमिकाएं होती है। अब हम बात करेंगे कि निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। अब थोड़ी देर के लिए ये कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह से संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल ना दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते थे तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय ना दिया होता तो क्या होता, और ये पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। तो अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। और इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। और आपको याद होगा कि हमने अध्याय 5 में भी पढ़ा था अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन के अधिकार का जो दायरा है वो बहुत ही व्यापक होता है। और जीवन का मतलब केवल जिंदा रहने से ही मतलब नहीं है, यानी जैविक अस्तित्व बनाए रखने से भी ऊपर है। तो इसके अंतर्गत ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत या न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है और इसके अलावा किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति की जान नहीं ली जा सकती है। तो निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब चित्र कथापट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटें और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें कि निष्पक्ष सुनवाई के कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो कि अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ
अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था, जो कि कानूनन एक अपराध है, और यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की सभी कार्रवाइयों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में ही चलाया गया, और शांति का एक वकील उसने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया। तो देखो कि जिरह होता है कि जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल जवाब करता है, जिससे कि उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सकता है, और उसे ही जिरह कहते हैं। तो इस तरह से अधिवक्ता राय ने अभियोजन पक्ष की ओर से जितने भी गवाह पेश किए गए थे उनसे जिरह की यानी सवाल जवाब किया, और अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार भी दिया गया था। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया, यानी कि जज ने उसे पहले दोषी नहीं माना, उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया गया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से ये सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है, और इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमज़ोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं लिया कि वह सचमुच में चोर है। तो देखो कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि न्यायाधीश ने भी यहाँ पर उसकी कमज़ोर स्थिति को नहीं देखा और ना ही बिना सोचे समझे फैसला लिया। उसे पहले निर्दोष माना और फिर मुकदमा चलाया, और सारे जितने भी सबूत थे, जितने गवाह थे जो अदालत के सामने पेश किए गए थे, उसी आधार पर इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया था। और न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा, क्योंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसीलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। अगर उसे ये निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलता तो शायद मामला है जो उल्टा ही होता। तो देखो कि इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में ही यह कहा गया है कि उन लोगों की जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। यानी देखो, हमने जो कहानी पढ़ी उसमें हमने देखा कि पुलिस की भूमिका, बचाव पक्ष की भूमिका और न्यायाधीश और सरकारी वकील, इन चारों की अलग अलग भूमिका थी, अलग अलग जिम्मेदारी थी। तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाएं, और ऐसा संविधान और कानून दोनों में कहा गया है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, या फिर उसकी वैचारिक मान्यताएं कोई भी हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। और कानून का शासन ये कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, और हमारे देश में कानून का शासन चलता है, और पुलिस भी इससे अछूती नहीं है। उन्हें भी कानून के अनुसार ही जांच करनी होती है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि ये कहानी है वो ख़त्म होती है, लेकिन पृष्ठ 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रतिक्रियाएं लिखी गई हैं वे सभी निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी लिखी हुई थी? अभी हमने देखा था कि खुली अदालत, सबूतों के आधार पर, और अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करना, है ना। तो शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में हमें ये बताना है कि इन प्रक्रियाओं से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले है खुली अदालत। तो देखो कि खुली अदालत का मतलब होता है कि जो शांति का मुकदमा है वो
देश की जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया था। दूसरा है सबूतों के आधार पर, कि सबूतों के आधार पर जज ने अदालत के सामने जो पेश किए गए थे सबूत, उन्हीं सबूतों के आधार पर शांति को बरी किया था। इसके बाद तीसरा है अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरहा, यानी कि जो शांति की अधिवक्ता थी श्रीमती राय, उनको अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से सवाल पूछने का मौका दिया गया था। तो ये देखिए कि ये थी सारी प्रक्रियाएं जो कि हमारी इस आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए अनिवार्य है। इसके बाद देखिए कि अगर शांति के मुकदमे में इन प्रक्रियाओं का पालन ना किया जाता तो क्या होता, कि जैसे उसे अपने बचाव के लिए एक वकील दिया गया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे दिया गया था। तो अगर उसे ये वकील ना मिलता तो क्या होता, तो देखिए कि अगर उसे ये अधिकार ना दिया जाता, वकील ना मिलता, तो उसे उस अपराध की सज़ा मिलती जो उसने किया ही नहीं था, और ना ही उसके जब्त किए गए पैसे मिलते। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपने बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, और ये अपना बचाव करने का जो मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में लिखा गया है। इसके बाद दूसरा कि अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती तो क्या होता। तो देखो कि अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानती और सीधा ही मुकदमा चलाती तो जो मुकदमे की सारी प्रक्रिया है वो गलत ही होती और उसे इंसाफ नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कि यहाँ पर क्या है, एक उदाहरण के जरिए हम इस न्याय प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। अभ्यास कार्य के अंतर्गत दिया हुआ है कि पीसलैंड नामक शहर में 2 फुटबॉल टीम है, एक फिएस्ता फुटबॉल टीम है और एक जुबली फुटबॉल टीम है। जब फिएस्ता टीम के समर्थकों को ये पता लगा कि जुबली टीम के समर्थकों ने खेल के मैदान को खोद दिया है, तो अगले ही दिन दोनों टीमों के बीच मुकाबला होने वाला था। तब फिएस्ता के समर्थकों का एक झुंड घातक हथियारों से लैस होकर अपने शहर के जुबली समर्थकों पर धावा बोल देता है, यानी उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। तो और इस हमले में 10 लोग मारे जाते हैं, 5 औरतें घायल हो जाती हैं, सारे घर नष्ट हो जाते हैं और 50 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो कल्पना कीजिए कि आप और आपके जो दोस्त हैं वो इस न्यायिक व्यवस्था के अंग हैं, यानी ये चारों अंग हैं: पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। तो अब देखिए कि इसके बाद नीचे आपको एक तालिका दिखाई दे रही है और इस तालिका के अंदर 2 कॉलम हैं जिसमें एक तरफ इन चारों लोगों की भूमिकाएं हैं और दूसरी तरफ कि ये कौन कौन से कार्य करते हैं, और साथ में हमें इन कार्यों का मिलान क्रम से करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस की। तो देखिए कि सबसे पहले पुलिस क्या करेगी कि उन फिएस्ता समर्थकों को गिरफ्तार करेगी जिन्होंने हमला किया। उसके बाद क्या है कि इस हमले में जो महिलाएं, हमले की जो शिकार हैं महिलाएं, जख्मी हो गई थी, उनकी डॉक्टरी जांच करवाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पुलिस है वो अब सबूत इकट्ठे करेगी। तो सबूत कैसे करेगी कि जले हुए घरों की तस्वीरें लेना, उसके बाद सबूतों को दर्ज करना, यानी इन सबूतों को औरों को लिखना, उसके बाद जो गवाह होंगे उनके बयान दर्ज करना, और बयान दर्ज करने के बाद अब बारी आएगी सरकारी वकील की कि सरकारी वकील क्या करेगा। तो यहाँ से पुलिस क्या है, एक चार्जशीट बनाकर अदालत में पेश कर देगी और फिर जो सरकारी वकील है वो अदालत में गवाहों की जांच करेगा, और इसके बाद जो सरकारी वकील है वो पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करेगा। उसके बाद अब है बचाव पक्ष का वकील, यानी कि जो फिएस्ता फुटबॉल टीम के समर्थक थे, क्योंकि उन्होंने ही गलत कार्य करा था, तो वो अब अपने आप को बचाने के लिए उनका जो वकील होगा बचाव पक्ष का, वो क्या करेगा,
सबसे पहले तो वो इन आरोपी व्यक्तियों से मिलेगा और इनसे मिल कर के फिर वो गवाहों से बहस करेगा और इस तरह से वहाँ उधर जिरह चलती रहेगी। ठीक है। अंत में न्यायाधीश की भूमिका है और न्यायाधीश सबसे पहले क्या करेगा कि गवाहों को सुनेगा और गवाहों को सुनने के बाद वो निष्पक्ष सुनवाई करेगा और उसके बाद यह तय करेगा कि आरोपी को कितने साल जेल में भेजना है, कितने साल की उन्हें सज़ा होगी और फिर वो सज़ा सुनाने के बाद फैसले को लिखेगा, यानी कि भाई इतने साल की सज़ा है वो दी गई है और फिर वो अदालत में फ़ैसला सुनाएगा। तो इस तरह से ये सारे क्रम निर्धारित हैं, अलग अलग लोगों की भूमिकाएं और वो जो काम करते हैं किस क्रम से करेंगे। इसके बाद अगर इसी स्थिति को ही अब हम ऐसे करें कि एक ऐसे विद्यार्थी को सारे काम करने के लिए कहें जो कि इस क्लब का समर्थक है। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो देखिए कि ऐसे ही हालात में पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्तियाँ आ जाएं तो इससे क्या है, भेदभाव की संभावना बढ़ सकती है और साथ में एक व्यक्ति इन सारे कामों को आसानी से कर नहीं सकता, उसके लिए ये सारे काम करना असंभव हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर एक ही व्यक्ति के हाथों में हम सारी शक्तियाँ दे देते हैं तो वो शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है। इसके बाद नीचे देखिए एक प्रश्न और है, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभानी चाहिए और इसके 2 कारण बताइए। तो देखिए कि इस आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अलग अलग भूमिकाएं ही निभानी चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक व्यक्ति सारे काम करेगा तो उससे क्या है, शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है, भेदभाव हो सकता है और अलग अलग लोग अलग अलग भूमिकाएं करेंगे तो अन्याय की संभावना है वो कम होगी और भेदभाव नहीं होगा और वे सभी कामों को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।